नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई बुनियादी सहयोग के लिए भारत में $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की। एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व भारत को लेकर आशान्वित। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष दूसरे दिन भी जारी। बेलारूस से लगातार आ रहे गुब्बारों के कारण हवाई यातायात बाधित होने के बाद लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की। और ओडिशा में दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत में 101 रन से जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेश का स्वागत किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में भारत के नेतृत्व को लेकर आशा व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि जब एआई की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशावादी है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि भारत वह स्थान है जहां माइक्रोसॉफ्ट अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि देश के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार करने और एक बेहतर एआई की शक्ति का लाभ उठाने के लिए करेंगे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ सत्य नडेला ने भारत के एआई अवसर पर एक प्रेरक चर्चा के लिए श्री मोदी का धन्यवाद दिया। श्री नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए $17 अरब से अधिक की प्रतिबद्धता जता रहा है। उन्होंने कहा कि यह निवेश भारत के एआई प्रथम भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष दूसरे दिन भी जारी रहा। आज ये संघर्ष नए मोर्चे पर फैल गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर नागरिक क्षेत्रों पर गोलीबारी का आरोप लगाया। थाईलैंड ने अपने नियोजित सैन्य अभियानों को जारी रखने का संकल्प लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिकों के पास आज रक्षात्मक कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने थाईलैंड पर नागरिक आवासीय क्षेत्रों को तोपखाने के गोले से अंधाधुंध निशाना बनाने का आरोप लगाया। थाईलैंड ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरिया पर सहयोगी देशों की नीति के समन्वय हेतु एक नियमित बैठक आयोजित करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक नियमित प्रेस वार्ता के दौरान दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पार्क द्वितीय ने कहा कि प्रस्तावित बैठक के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए महीनों से कार्यस्तरीय वार्ता चल रही है। सियोल और वॉशिंगटन कथित तौर पर उत्तर कोरिया से संबंधित मुद्दों पर समय पर परामर्श के लिए इस तरह के एक नियमित चैनल की आवश्यकता पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ली जे म्योंग प्रशासन उत्तर कोरिया के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने और सियोल के शांति प्रस्तावों पर प्योंगयांग की चुप्पी के बावजूद बातचीत फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुकी हुई कूटनीति को फिर से शुरू करने के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। अबू धाबी ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कर रहा है। आयोजन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों को एक मंच पर लाना है। इस आयोजन में एआई क्षेत्र के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई और नैतिक एआई के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये कार्यक्रम 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें नियामक ढांचे और स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन से लेकर विकेंद्रीकृत वित्त, स्वायत्त रक्षा प्रौद्योगिकियां और कार्य का भविष्य शामिल है। वहीं बिटकॉइन की समझ अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मध्य पूर्व का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन MENA 2025 आज आबू धाबी में संपन्न हुआ।
2 दिन के सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 12,000 से अधिक प्रतिभागियों ने कॉरपोरेट बिटकॉइन अपनाने और खनन अवसंरचना से लेकर नियामक ढांचों और संस्थागत निवेश रणनीतियों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आज अंतिम दिन क्षेत्र के तेजी से बढ़ते क्रिप्टो इकोसिस्टम में उभरते रुझानों पर चर्चा की गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेलारूस से लगातार आ रहे गुब्बारों से हवाई यातायात बार बार बाधित होने के बाद लिथुआनिया की सरकार ने आज राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में ये गुब्बारे देश के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कई बार बंद करवाने की वजह बन गए हैं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट। लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा के साथ ही संसद से पुलिस और सीमा रक्षकों के लिए सैन्य सहायता की अनुमति देने का अनुरोध किया। हाल के महीनों में इन गुब्बारों की वजह से विनियस हवाई अड्डे को कई बार बंद करना पड़ा है। लिथुआनिया का कहना है कि गुब्बारों का इस्तेमाल सिगरेट की तस्करी के लिए किया जाता है और यह रूस के निकट सहयोगी बेलारूस का हाइब्रिड हमला है। उधर बेलारूस ने इस आरोप को नकारते हुए कहा है कि लिथुआनिया इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। लिथुआनिया के गृह मंत्री व्लादिस्लाव कोंड्राटोविच ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए भी आपातकाल लागू किया गया है। सरकार चाहती है कि सेना को वाहनों की तलाशी लेने, संदिग्धों को हिरासत में लेने और क्षेत्रों तक पहुंच सीमित करने का अधिकार दिया जाए। रक्षा मंत्री रॉबर्ट स्कॉनास ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों को बल प्रयोग की अनुमति दी जाएगी। विश्व दर्पण के लिए अजीत वर्मा। उत्तर पूर्वी जापान में बीती रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र आओमोरी क्षेत्र के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में 70 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई है, जो अब टल गई है। अधिकारियों ने लगभग 90,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर पूर्वी तट पर कुछ बुलेट ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं परमाणु संयंत्रों की तत्काल जांच की जा रही है। परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने बताया कि आओमोरी स्थित रोकाशो ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र में लगभग 118 गैलन पानी फैल गया, लेकिन सुरक्षा संबंधी कोई चिंता की बात नहीं है। हिंद महासागर में आज 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एक बयान में कहा गया है कि भूकंप 10 किलोमीटर की कम गहराई पर आया, जिससे ये भूकंप के बाद के झटकों के लिए अति संवेदनशील है। इससे पहले 2 दिसंबर को 4.8 तीव्रता का भूकंप 63 किलोमीटर की गहराई पर आया था। ओडिशा के बारोबाटी स्टेडियम में 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया है। भारत के 176 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका 74 रन पर ऑल आउट हो गई। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतियोगिता में अनाहत सिंह, जोशना चिन्नप्पा, अभय सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार की 4 सदस्यीय टीम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चारों ने अपने अपने पहले मुकाबले जीत लिए हैं। विश्व स्क्वैश द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट का 5वां संस्करण है और लगातार तीसरी बार चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। श्रीलंका के कोलंबो में दृश्य और प्रदर्शन कला विश्वविद्यालय के पाणी भारत थिएटर में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय उच्चायोग के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उप उच्चायुक्त सत्यंजल पांडे और कुलपति रोहन नेथा सिंघी ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई बुनियादी सहयोग के लिए भारत में $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की। एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व भारत को लेकर आशान्वित। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष दूसरे दिन भी जारी। बेलारूस से लगातार आ रहे गुब्बारों के कारण हवाई यातायात बाधित होने के बाद लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की। और ओडिशा में भारत ने 5 T20 क्रिकेट मैचों के श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।